साहित्य रेटिंग के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। साहित्य रेटिंग यह चैनल खास करके हमने इसलिए बनाया है ताकि हम अलग अलग साहित्यों के बारे में जानकारी ले सकें, डिस्कस कर सकें, उनकी रिव्यू बता सकें। तो आज हम लोग ऐसी ही एक साहित्य आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। तो वो जो साहित्य है उसका नाम है बेटों वाली विधवा और इसके जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद्र हैं। तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आशा करते हैं जितनी देर हम इस कहानी के बारे में बात करेंगे ये आपको बांध करके रखेगी और इस कहानी में जो दिलचस्प किस्से हैं उनसे रूबरू होने में और उन बातों को और भी अच्छी तरह समझ पाने में आपको मदद करेगी। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ किरदार हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है फूलमती, जो कि अयोध्यानाथ नाम के एक व्यक्ति की पत्नी है और हाल ही में अयोध्यानाथ की मौत हो चुकी है और फूलमती विधवा बन चुकी है। तो अब फूलमती की उम्र भी काफी ढलने लगी है, वो बूढ़ी ही हो चुकी है और उसके 4 बेटे हैं। पहला का नाम है कामतानाथ, दूसरा का नाम है उमानाथ, तीसरा का नाम है दयानाथ और चौथा सीतानाथ। तो कामतानाथ जो है वो दफ्तर में नौकरी करते हैं, 50 रुपये की उनकी आमदनी है और उमानाथ जो है वे औषधालय में औषधालय खोलने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टरी पास कर चुके हैं, इसीलिए उनका प्लान है कि अब वो एक चेम्बर खोलेंगे, डॉक्टर्स चेम्बर। और दयानाथ जो कि लेख लिखना बहुत पसंद करते हैं, तो उनका प्लान है कि वो पत्र लिख करके एक प्रेस खोलना चाहते हैं। और सीतानाथ जो है वे जस्ट बीए पास कर चुके हैं और एमए की तैयारी कर रहे हैं। इन चारों भाइयों की एक बहन भी है, उनका नाम कुमुद है जो सबसे छोटी है और कुमुद अभी भी उनका विवाह नहीं हुआ है, तो उनका विवाह करवाने के लिए परिवार के लोग तत्परता से तैयारी भी कर रहे हैं। तो यह उपन्यास में आपको इन सारी बातों की भी झलक मिलने वाली है। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है। असल में हाल ही में फूलमती के जो हस्बैंड हैं यानी कि अयोध्यानाथ, उनकी मौत हो चुकी है और उनकी मौत के कुछ ही समय बाद माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, या कह सकते हैं कि बहुत दुखमय परिस्थिति है परिवार में। लेकिन फिर भी परिवार के लोग मौत के बाद जो क्रियाक्रम होते हैं उसको करने के लिए तैयारी ले रहे हैं और उसी वक्त फूलमती इन तैयारियों को देख रेख करने में शामिल होती है। असल में फूलमती, उनका जो कैरेक्टर ऐसा है कि वो घर की सबसे बड़ी है और जब पंडित अयोध्यानाथ जिंदा थे तब एक तरह से मानो वही पूरे घर को चलाती थी। सारी जो भी निर्देशन होते थे वो सब प्रदान करती थी और सभी उसका कहना मानते थे। तो एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन का एक किरदार हम यहाँ पे फूलमती का नोट कर सकते हैं। वहीं हम जब देखते हैं कि पंडित अयोध्यानाथ की मौत होती है तो उसके बाद इस रोल में थोड़ा सा बदलाव नज़र आते हुए दिखाई देता है। जैसे कि जो उनकी मौत के बाद जो उनका जो क्रियाक्रम होता है, उन क्रियाक्रमों में जो तैयारियां होती हैं, तो उन तैयारियों में शामिल होने के लिए फूलमती बहुत सारे निर्देशन अपने बच्चों को, बेटों को देती हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वक्त के दौरान बच्चे उसका कहना मानना कम कर देते हैं। मतलब उनका जो ओहदा था वो ओहदा अब उनके पति के मर जाने के बाद में गिर चुका है। तो इस कहानी में हम इस चीज़ को भी गौर करेंगे। हालांकि फूलमती जो एक स्ट्रॉन्ग वुमन का किरदार है, बहुत ही अच्छी तरह से अपने किरदार को निभाती हुई दिखाई देती है। एक ऐसा समय होता है जब इन तैयारियों के बारे में फूलमती का कुछ सवाल होता है, जैसे कि फूलमती ने पहले इन तैयारियों में कुछ कुछ चीज़ें मंगवाए थे जिसको कि कम कर दिया, घटाया गया था उनके बेटों के द्वारा। तो फूलमती सवाल पूछती है कि क्यों घटाया गया, किससे पूछ करके यह घटाया गया, क्या तुमने मुझे इस बारे में मुझसे सलाह ली? तो बेटों ने इस बारे में झिझक करके जवाब दिया था पहले
कि हमें जानकारी है, हम सब चीज़ किफ़ायती से करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी पापा की मौत हुई है और पापा की मौत के बाद में सारा ज़िम्मा उनके बेटों पर आ चुका है। तो इसीलिए सारी चीज़ें वे देख रेख करके खर्च करना चाहते हैं। एकदम से जितना बन पड़ता है पूरी तरह से एकदम खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो किफ़ायती हो करके खर्च करना चाहते हैं। बट फूलमती का जो सोच है, वो सोच हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा अलग नज़र आता है अपने बेटों से। तो फूलमती सोचती है कि जिस आदमी की मौत हुई है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि नहीं, इसीलिए वो कुछ अच्छी तरह से करना चाहती है। तो इसीलिए उनके बेटों में और उनमें थोड़ा सा हम यहाँ पे बैलेंस देखते हैं, बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, फ़र्क हम देख पाते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर आगे जाकर के ये भी देखते हैं कि जब मेहमानों को, यानी कि जो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हिंदू कल्चर के मुताबिक उनका क्रियाक्रम या श्राद्ध होता है, और श्राद्ध में सभी को बुलाया जाता है, पंडितों को घर पर खाना खिलाया जाता है। तो उस वक्त जब एक ऐसा हादसा होता है जब जो बहुएं थी, जब वे घर की जो बहुएं, यानी कि ये जो चारों बेटे हैं इनकी पत्नियां भी हैं, इनकी शादी हो चुकी है, तो इनके बहुएं ये सारे कामों में जुड़ी हुई थी। तो किसी से कोई गलती हो जाती है और इस गलती की वजह से ऐसा होता है कि मेहमान खाना न खाकर उठकर चले जाते हैं। असल में ऐसा हुआ होता है कि जो खाने की जो टोकरी या खाने की जो बड़ी सी हांडी होती है उसमें मरा हुआ चूहा पाया गया था। तो इस वजह से जितने भी जो मेहमान थे, जो लोग खाना खा रहे थे, अचानक से जब उन्हें इस बात की भनक पड़ी तो वे लोग तुरंत खाना वाना छोड़ करके भागने लगे। तो एक ऐसा माहौल या ऐसा हालत उनको देखना पड़ा, तो जिससे कि परिवार के लोग काफ़ी शर्मिंदा हो चुके थे। हालांकि इस समय के दौरान फूलमती, जो कि एक स्ट्रांग वुमन है, वो हर कुछ परेशानी होने के दौरान ही बहुत सारा गुस्सा उसके मन में आता है और वो बहुत चीखती चिल्लाती भी हैं। बट ऐसे हालात में वो ऐसा नहीं की, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर सबके सामने वे ऐसा करेंगी तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए उसने वक्त का इंतज़ार किया, और ये जो समय है, ये समय बीत जाने के बाद उन्होंने परिकल्पना किया कि अब वो इस बारे में कदम उठाएंगे, यानी कि सारे मेहमानों के चले जाने के बाद। तो जब मेहमानों के चले जाने के बाद वे आपस में बातचीत करने लगे, गलती किसकी थी, सब एक दूसरे पर दोष डालने लगे। कोई बोल रहा है उसकी गलती है या उसकी गलती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से जो फूलमती है वे अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी इच्छा के बगैर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो उसमें गलती होगी ही। अगर आप मुझसे पूछ करके काम नहीं करेंगे तो इसका अंजाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। और वो बहुत गुस्सा भी होती है इस मामले में। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बेटे हैं उनके, वे इस गुस्से को स्वीकार नहीं करते और वे कहते हैं कि ये उनके पिता की मौत के बाद अब सारी जिम्मेदारी उनके बेटों पर आ चुकी है, तो इसीलिए उन्हें किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो भी घटना हुआ उन घटनाओं को उन्होंने सीधा सीधा भाग्य के हवाले छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि भाग्य में लिखा है तो ऐसा होगा ही। तो इस तरह से उन्होंने हालातों को जाने दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि घटनाओं का रुख मुड़ता है और धीरे धीरे जो चारों बेटे थे वे अपनी जो नौकरी के क्षेत्र हैं, काम के क्षेत्र में सही बढ़िया नहीं कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने कुमुद के बारे में भी सोचना शुरू किया, क्योंकि कुमुद की उम्र बढ़ने लगी थी और उसकी शादी का भी समय नज़दीक आ रहा था। तो चारों भाई उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। हालांकि इस मामले में फूलमती ने शादी के लिए पहले से या कहें तो जब अयोध्यानाथ जी जिंदा थे तो वे और फूलमती ने मिलकर कुमुद की शादी के लिए किसी से बातचीत हो चुकी थी। तो उनके बेटे के साथ में उनका शादी होना था।
लेकिन चारों बेटों ने इस बारे में अलग अलग तरीके से सोचा और उन चारों बेटों ने मिल करके तय किया कि किसी तरह से कुमुद को विदा करना है इस घर से। असल में वे नहीं चाहते थे कि जो जायदाद है उस जायदाद का कोई भी हिस्सा कुमुद को मिले। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फिशनेस आ रहा है इन चारों भाइयों में, और उनकी पत्नियों ने मिल करके ये प्लान बनाया कि इसकी जो शादी है, कुमुद की शादी, किसी और से कर दी जाए जो दहेज ना मांगे। तो इस तरह से, क्योंकि फूलमती और अयोध्यानाथ ने जिनके साथ शादी करने के लिए उन्होंने तय किया था वे दहेज मांग रहे थे, और ये चारों भाई नहीं चाहते थे कि घर की संपत्ति में से कोई भी हिस्सा कुमुद को मिले। तो इसीलिए उन्होंने उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जो काफ़ी उम्र दराज था। वो उसका कहें तो बेमेल विवाह था। वो कुमुद तो जवान थी, पर जो जिनके साथ उनका शादी करवाने के लिए इन चारों भाइयों ने सोचा वे बहुत ही बुजुर्ग थे। तो इस तरह से उन्होंने प्लान किया कि कुमुद को हटा देंगे रास्ते से। और हम देखते हैं कि ऐसे हालात में जब वे ये फैसला करते हैं, और ख़ास करके जब ये चारों अपने काम के बारे में भी सोच रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है। तो लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो पैसों के लिए उन्होंने क्या किया, पैसों के लिए उन्होंने फूलमती के पास जाकर के पैसों की मांग की, पर बहुत ही अलग तरीके से। उन्होंने डायरेक्ट पैसे नहीं मंगवाए, बल्कि उन्होंने यह बताया कि जो दयानाथ है, यानी कि जो पत्र लिखता है प्रेस में ऐसे ऐसे पत्र लिखता है, तो उसके पत्र लिखने के कारण किसी को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, यानी कि किसी का जो इज्जत है उस इज्जत पर आंच आई है। तो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है समाज का जिसके बारे में उसने कुछ गलत लिखा है, ऐसा जाकर के उसने अपनी माँ को बताया। पर ऐसा सच में नहीं था, ऐसा सच में उसने कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन उसने अपनी माँ को जाकर के यह बताया। और इसी वजह से उसने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे जेल में डालने की धमकी दी है, और अगर उसे जेल से रिहा करवाना है तो ज़मानत के लिए उसे लगभग 5 या 10 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से उसने अपनी माँ को लुभाया, माँ को इस तरह से उसने इमोशनली ब्लैकमेल किया। और चूँकि हम यहाँ पे देखते हैं कि फूलमती हो सकती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है, पर यहाँ पर अपने बच्चों की जो परवाह करती है ये नज़र आता है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें आप बहुत ही सुंदर तरीके से माँ की जो ममता है, जो फूलमती ने अपने बेटों के प्रति दिखाया है, इस भाव को आप समझ पाएंगे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि फूलमती राज़ी हो जाती है अपने सारे गहनों को देने के लिए, ताकि उसके बेटों को छुड़ाया जा सके, रिहा करवाया जा सके। तो उन्होंने अपने बेटों को वो गहने दिए जो उनके गहने पड़े हुए थे, उन गहनों को उन्होंने गिरवी रखवाने के लिए दिया। और इस तरह से बेटों ने भी वादा किया कि जब तक पैसे आ जाएंगे तो तब तक वो फिर से तुरंत उन जो गहने हैं, उन गहनों को जहाँ गिरवी रखे गए हैं वहाँ से छुड़वा लेंगे। तो इस तरह से कुछ और महीने बीत जाते हैं, और वे सारे जो पैसे उन्होंने उस गहने को गिरवी रख के कमाए थे, वो सारे अय्याशी में उन्होंने उड़वा दिए। इसके बाद कुछ ऐसा हालत हुआ कि कुमुद की जो शादी है, उसकी शादी का जो प्रस्ताव देने की बात थी, तो शादी के बारे में वे लोग पहले सोच रहे थे, पर अभी हम देखते हैं कि शादी की बातें आगे बढ़ रही हैं, और शादी के बारे में उन्होंने कुछ तय किया है, और किसी और से विवाह करवाने का उनकी चिंता है। तो इसी मामले में बेटों के साथ फूलमती की बहुत बड़ी बहस हो जाती है, और बहस के दौरान चारों बेटे कुछ ऐसा रवैया अपनाते हैं जिससे फूलमती को बहुत धक्का लगता है। उन्होंने फूलमती को यह समझने के लिए उत्साहित किया कि फूलमती अब मात्र उनके घर की नौकरानी जैसे है, या कहें तो उनकी इच्छा पर पल रही है, इस तरह से।
क्योंकि फूलमती ऐसा नहीं समझती थी, बल्कि फूलमती ऐसा समझती थी कि अयोध्यानाथ की मौत के बाद सारी संपत्ति का हक फूलमती के पास है। पर हम ऐसा जब देखते हैं कि उनके बेटे उनके संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं और कुमुद को कुछ भी ना देने की बात कहते हैं, तो इससे फूलमती को बहुत धक्का लगता है। और साथ ही साथ वे जो फूलमती हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत ही बुरी बुरी बातें कहते हैं, एक माँ होते हुए भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों के लिए उनकी माँ ने जो ममता दिखाई, उसके बदले बच्चों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो आज ज़्यादातर हालातों में ऐसा देखा जाता है। आज हम जिस समाज में जीते हैं, इस समाज में भी ऐसा ही बहुत सारे हालातों में हम देख सकते हैं कि परिस्थिति है। बच्चे जब शिक्षित हो जाते हैं, उनके पास जब पैसा, रुतबा, शोहरत आ जाता है, कभी कभार वो इसी तरह से अपने माता पिता को भूल जाते हैं और उन्हें बस मात्र एक बोझ समझते हैं। तो यहाँ पर हम ठीक इसी रीति से देख पाते हैं कि फूलमती के जो बेटे हैं इस प्रकार से महसूस करते हैं अपनी माँ के बारे में। तो जब माँ को इस बात का पूरा एहसास होता है तो माँ सोचती है अब इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी। लेकिन जब वो इस बारे में और भी अधिक सोचती हैं तो वो समझ पाती हैं कि अगर उसने ऐसा किया, घर छोड़कर गई, तो इससे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, या फिर जो परिवार की इज्जत है वो मिट्टी में मिल सकती है। अयोध्यानाथ ने जो नाम कमाया था, उस नाम वो नाम मिट्टी में मिल जा सकता था। तो इसीलिए उसने फैसला किया कि वो इसी घर में रहेगी, लेकिन एक नौकरानी की तरह वह अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जीना शुरू करेगी। तो हम देखते हैं ठीक उसके बाद दिन से ही फूलमती बहुत सुबह सुबह उठ जाती है। असल में इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि फूलमती बहुत सुबह सुबह उठ जाती थी, लेकिन बहुत सुबह सुबह उठ करके आंगन झाड़ू करती है और हम देखते हैं कि बर्तन धोती है और बहुत सारे अलग अलग तरह के काम सुबह सुबह से करती रहती है। जब उसके बेटे बाद में उठते हैं, जब वो देखते हैं कि इस तरह से उन्होंने काम को सारा अच्छे तरह से कर दिया है, तो उनकी तारीफ नहीं करती, बल्कि वे ये कहते हैं कि ये तो उनकी जिम्मेदारी थी जिसको उन्होंने करना है। तो इस तरह से उनके जो पत्नियां हैं वे भी इस मामले में उनका साथ देते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि फूलमती की जो कष्ट या उनके जीवन में जो परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, यह प्रारंभ हो जाती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुमुद का विवाह भी होने लगता है। तो जैसे कुमुद का विवाह होता है, उसमें जितने भी जो प्रेपरेशंस हैं, उस प्रेपरेशंस में फूलमती ने कोई भी हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि फूलमती से किसी ने कोई बातचीत नहीं की, कोई सलाह मशविरा नहीं किया, जबकि पहले किया जाता था। तो लेकिन हम देखते हैं कि उनके लड़कों ने, किसी ने भी कोई सलाह मशविरा नहीं किया। जो उन्होंने जो ठीक समझा उन्होंने वो करने की कोशिश की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसी तरह से कुमुद का विवाह भी हो जाता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति से। और जब कुमुद विदा होने लगती है, तो विदा होने के दौरान फूलमती उसे अपने कमरे में बुलाती है और उससे प्यार से उसके संग अच्छी अच्छी बातें करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस परिवार में सिर्फ फूलमती और कुमुद का ही रिश्ता अब तक टिका हुआ था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसके पास अभी भी थोड़े से कुछ गहने बचे हुए थे, तो वो सारे गहने जितने भी थे उनके पास समेट करके वो देने का प्रयास करती है। लेकिन कुमुद उसे लेने से इनकार कर देती है। कुमुद कहती है कि अभी भी आपको और भी बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ सकती है, तो आपकी ज़रूरत के समय ये गहने आपके काम आए, मैं यही चाहती हूँ, आप इसे लीजिए। तो इस तरह से कुमुद भी लेने से इनकार कर देती है और बहुत रोती है विदा होने से पहले। तो लेकिन हम देखते हैं कि उनके जो बेटे हैं वे फिर से वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बहन से कहते हैं और उनकी माँ से भी कहती है कि विदा का समय हो गया है, जल्दी आइए। तो इस तरह से उन्हें जो उनका जो मिलन है वो होने से भी वो रोकते हैं। और इस तरह से फिर से फूलमती गुस्साई जवाब देती है कि मेरे पास है ही क्या जो मैं और दूंगी, तो क्या मुझे थोड़ा सा भी समय उसके साथ बिताने का मौका नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुमुद के साथ बहुत ही कम समय उन्हें मिलता है और इस तरह से वो विदा हो जाती है। और आखिरकार
हम देखते हैं कि उसके कुछ और समय बाद जब हम देखते हैं कि पूरी तरह से एक बूढ़ी औरत को इतना सताया जाता है, उसे परिवार के सारे काम करने के लिए उसे एक नौकर की तरह उसके संग व्यवहार किया जाता है, तो फूलमती इसे मान लेती है और वो मानो एक मुर्दा जैसी होकर के वो और कुछ भी नहीं सोच पाती, बल्कि वो एक जानवर की तरह बस एक ही चक्के में घूमती हुई नजर आती है। और हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को उसी तरह जीती जाती है और कोई भी कुछ बोलता है उसको उसके बारे में कोई भी परवाह नहीं करती। तो एक बार ऐसा ही होता है कि बहुत बरसात का समय था और बरसात के समय होने पर भी उसे काम करने के लिए मजबूर किया गया। वो काम करती थी भीग भीग करके, एक बूढ़ी औरत को सता करके उनके बेटे काम करवा रहे थे और साथ ही साथ पानी की भी कमी हो गई थी, तो इस वजह से उसने बोला कि मैं पानी लाने के लिए जाऊंगी। ऐसे हालात में भी वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनके बच्चे अच्छे रहे, उनके बच्चे सही पानी पी पाए, इसी के लिए वो पानी का प्रबंध करने के लिए जाती है। हालांकि बरसात की वजह से पानी लाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि सामने ही उनके नदी था, तो वे वहाँ से नदी से पानी लाना चाहते थे। तो हालांकि उसके बच्चे यानी कामतानाथ ने बोला कि हम लाएंगे पानी, लेकिन उसकी माता ने बोला कि आप जाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो लेकिन उसके बच्चे ने उसकी माता को नहीं रोका, उसकी माता को बोला ठीक है आप जा कर के लेके आइए, बल्कि ये तो आप ही का फ़र्ज़ है, आपने जिस तरीके से पहले व्यवहार किया था अब आपको उसका प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फूलमती को ज़बरदस्ती पानी लाने के लिए भेजा जाता है और फूलमती नदी से पानी लाने के लिए जाती है, लेकिन इतनी बारिश होने के कारण नदियाँ उफान पर थी और वे घाट पर जैसे ही उतरी, पानी जैसे ही ली, अपने जो घड़े हैं उस घड़े में जैसे ही उन्होंने पानी भरा और ऊपर की तरफ घाट की ऊपर की तरफ चलने लगी, तो उसका पाँव फिसल करके वो गिरी और नदी में जो उफनती लहरें हैं उन लहरों में जा समाई। उन्होंने कुछ देर अपने हाथ पैर चलाए, लेकिन उसके बाद जो लहरें हैं, लहरों के उफान ने उसे अपने अंदर समेट लिया और उसके बाद वो और दिखाई नहीं दी। घाट पर कुछ व्यक्ति ज़रूर थे जिन्होंने ये घटना देखा, उन्होंने बताया अरे रे बचाओ बचाओ बुढ़िया डूब रही है, लेकिन इतना समय नहीं था कि कोई उसके पास जा पाए और उसको बचा पाए और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। तो यह जो कहानी है आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी। अगर आपने इसमें से कोई बातें सीखी है तो आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं कि ये जो कहानी है इससे आपने क्या क्या सीखा और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों ने आपको प्रोत्साहन दिया। हम इसी तरह से आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे साहित्यों का संग्रह और साहित्यों की जो विशेषताएं हैं उनका जो रिव्यू है वो लेकर आते रहेंगे। आप इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से जो उपन्यास पसंद इंसान हैं उन इंसानों तक यह वीडियो पहुंच सके और इससे सभी लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो ज़रूर से हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।